वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज 6 कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज जो है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। सुपर टेट, लेखपाल या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है एक समान रहता है। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या है? ये है आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाना एक बराबर रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, -40 डिग्री है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? यानी कि आपको विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम बताना है। रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका टोकोफेरॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक, कैल्सीफेरॉल किसका विटामिन कौन से विटामिन का नाम है? तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो ये आपका टोकोफेराल है। और टोकोफेराल की कमी से क्या होता है? यानी कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है ना, तो जनन क्षमता में कमी आती है इसकी कमी से। और इसका नाम क्या है विटामिन ई का? तो ये है आपका टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? लुई प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे या फिर एडवर्ड टेलर। तो जो हाइड्रोजन बम है इसका जो है आविष्कार किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन बम होता है और एक होता है आपका एटम बम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। ये आपके नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक, संलयन पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक, दोनों आपके अलग अलग होते हैं। एडवर्ड टेलर ने जो है इसकी खोज की थी किसकी? आपके हाइड्रोजन बम की। जबकि आपका परमाणु बम की भी पूछा जाता है, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रॉसमैन ने किया था। ठीक है, तो परमाणु बम का भी आप याद रखेंगे, ऑटो हॉर्न और एफ स्ट्रॉसमैन। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। ठीक, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही किसके द्वारा? विद्युत चुंबक के द्वारा। जी नहीं, ये आपका गलत है। फोटो सेल के द्वारा नहीं, जबकि क्या होता है वो संचायक सेल, जो आपका सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, अम्ल लेड इस तरह से मिल के बने होते हैं, वो आपका संचायक सेल होता है। इससे जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, तो ये आपका सेकेंडरी सेल होता है, यानी कि संचायक सेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो सागर की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये आपने देखा होगा कि फेदोमीटर होता है। ठीक है, फेदोमीटर से हम सागर की गहराई को मापते हैं। ओके, तो ये आप सीधा सीधा आप फेदोमीटर याद रखेंगे। इसके अलावा यूडियोमीटर किस से क्या मापते हैं आप? तो यूडियोमीटर से मापा जाता है गैस की मात्रा का मापन करते हैं। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बहुत बार आपने क्वेश्चन ये पढ़ा होगा। पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। ठीक है ना, यानी कि आप इससे वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो पेरिस्कोप से। फेदोमीटर से हम क्या करते हैं? सागर की गहराई को मापते हैं। ओके, यूडियोमीटर भी आप याद रखेंगे, गैस की मात्रा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो पहले तो आप ये जानें कि प्लेग किसकी वजह से होता है। तो प्लेग जो है होता है एक जीवाणु की वजह से। ठीक है ना, ये आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके उपचार में जिस दवा का उपयोग किया जाता है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है दवा का उपयोग किया जाता है प्लेग के उपचार के लिए। ठीक है, तो प्लेग आपको बताया गया अभी क्या है कि एक जीवाणु जनित रोग है। आ? और यह एक छुआछूत की बीमारी भी है ये। ठीक है, और इसके उपचार के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपको बतानी है। अदिश राशि और सदिश राशियां आपसे हमेशा जनरल साइंस के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चंस के लिए ये पूछ ली जाती हैं। तो वेग क्या है? वेग आपका सदिश राशि है। वेग में आपकी दिशा होती है, बल में भी आपकी दिशा होती है, त्वरण में भी आपकी दिशा होती है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों तो आपकी सदिश राशि है।
ठीक है, ये तीनों सदिश राशि हैं, यानी कि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो आपकी सदिश राशि होती हैं। जबकि कार्य क्या है, तो कार्य एक आपकी अदिश राशि है, इसमें परिमाण तो होती है पर दिशा नहीं होता है कार्य में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वे राशियां इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है, इसका क्या कहते हैं, परिभाषा भी इस तरह से दे दी जाती है, उसके बाद पूछा जाता है इसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं। तो याद रखना, वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती है वो आपकी अदिश राशियां हैं, और जिनमें दिशा होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं अदिश राशियों के, तो अदिश राशियों के उदाहरण आपके कार्य है, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके अदिश राशियां हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो अधिकतर ये एक आपसे पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और एक पूछा जाता है सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किस में होती है तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक तो होती है लाल रंग में। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है आपके बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, ये सबसे कम होती है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया आपका बैंगनी। ओके, तो ये आपका बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे ये आप पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लाल रंग वाला भी और बैगनी रंग वाला भी, तो दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है, ये आपको बताना है, ठीक। टाइफाइड क्या है, तो टाइफाइड जो है ये आपका किससे होता है, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है, डिप्थीरिया रोग जो है ये भी आपकी बैक्टीरिया की वजह से होती है। लेकिन जो दमा है ये आपका जो है बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो दमा जो है ये आपका बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, बाकी ये तीनों आपके बैक्टीरिया जनित रोग हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो गया, ये दमा जो है आपका बैक्टीरिया से नहीं होता है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है जिनका कोई आपने नहीं पढ़ा होता, या फिर जो है थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो सही, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है होता है कितने, 30 दांत होते हैं, ठीक है ना। वयस्क बिल्ली के कितने दांत होते हैं, कुल 30 दांत होते हैं, याद रखिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन नहीं है, तो वो है आपका अभ्रक, ठीक है ना। अभ्रक जो है ये बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है, इसी वजह से अभ्रक से क्या किया जाता है, अभ्रक से बिजली के तार, तार के जो ऊपर का आवरण होता है, तार बिजली का तार होता है, उसके ऊपर का जो आवरण होता है, जो कवर होता है, वो किससे बनाया जाता है, अभ्रक से बनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये बिजली का सुचालक अच्छा सुचालक नहीं है, ये बुरा बुरा सुचालक है, आप समझ लो, ठीक है। लेकिन ये ताप का क्या है, ताप का ये अच्छा सुचालक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या है, अभ्रक हो गया। ओके, अभ्रक ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा सुचालक होता है। नेक्स्ट है हमारा, बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पीतल के बर्तन तो होते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ड्यूरेल्यूमिन इसका भी उपयोग किया जाता है बर्तनों को बनाने में। जर्मन सिल्वर का भी उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। लेकिन जो ये सोल्डर है, ठीक है, सोल्डर का उपयोग बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है। सोल्डर क्यों यूज किया जाता है, तो सोल्डर जो है जैसे कि किसी चीज को आप जोड़ते हो, ठीक है ना, तो दो जोड़ों को जोड़ते हो तो आप इस पे सोल्डर करते हो, यानी कि इसमें टाँका लगाने का काम किया जाता है सोल्डर की वजह से। इसको आप टाँका भी बोलते हो सोल्डर को, ठीक है ना, सोल्डर को टाँका भी बोला जाता है। तो बर्तन बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सोल्डर का उपयोग जोड़ों में क्या किया जाता है, टाँका लगाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम आपसे पूछा जा रहा है, किस वैज्ञानिक ने दिए हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए गए हैं किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं माइकल फैराडे ने, ठीक है ना। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की खोज आपसे पूछी जाती है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है, तो यह भी आप याद रखना कि ट्रांसफार्मर की खोज भी किसने की है, वो की है माइकल फैराडे ने, ठीक है।
और इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किसने दिए हैं? माइकल फैराडे ने ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ठीक है ना, आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इस तरह से मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? सेरेब्रम, ये तो आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये भी जो है आपके अब अग्र मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों तो आपके अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। जबकि आपका जो ये मेडुला है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा और एक आपका सेरिबेलम, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों आपके पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक है ना, तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा आपका मेडुला नहीं है। ओके, तो आपका ये आप यहाँ पे देख लेंगे क्या कि मेडुला जो है ये आपका सही आंसर हो गया। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, जबकि सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा किसका है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। ओके, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन यानी कि आपने देखा होगा, फर्मेंटेशन सुना होगा। ठीक है ना, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित जो पहला विटामिन है वो आपका था विटामिन सी। ठीक है ना, विटामिन सी। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, जो किण्वन की प्रक्रिया है, ये करके जो है एल्कोहल का भी निर्माण किया जाता है। ठीक, तो एल्कोहल का भी निर्माण होता है आपके फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से। तो ये आपका फर्मेंटेशन हो गया। इसके जो है सबसे पहले जो विटामिन बनाया गया था वो कौन था? विटामिन सी था। ओके, नेक्स्ट है हमारा आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो आंसू का पीएच मान रक्त के पीएच मान के लगभग जो है बराबर ही होता है। तो ये होता है 7.4। ठीक है ना, तो आंसू का जो पीएच मान होता है, ये आंसू होता है हल्का क्षारीय, तो इसका पीएच मान लगभग जो है 7.4 होता है। और रक्त का भी पीएच मान आपने देखा होगा कितना होता है? तो रक्त का भी पीएच मान होता है 7.4। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं 17 पे। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो जो आपका कृत्रिम ढंग से अगर पकाने की बात की जाएगी हरे फलों को, तो इसके लिए जो प्रयुक्त गैस है वो होती है आपकी एसिटिलीन। ठीक है ना, तो ये कार्बाइड आपने देख सुना होगा, कार्बाइड। ठीक है ना, उसी से ये गैस निकलती है एसिटिलीन। और इससे जो है आपका कृत्रिम ढंग यानी कि आर्टिफिशियल ढंग से, अगर आपको पता हो कि प्राकृतिक ढंग से जो है फलों को किससे पकाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्राकृतिक तरीके से फलों को किससे पकाया जाता है। ओके, तो ये अब तो आपका हो गया कृत्रिम ढंग से किससे पकाया जाता है, तो वो हो गया एसिटिलीन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, ठीक है, उसी से जो है वायु की वातावरण में मौजूद नमी से ये प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस निकालती है, इससे जो है फल पकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करती है? तो श्रेणी क्रम में कौन जोड़ती है ये आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम और क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम में आती है? तो वो है आपका संयोजक तार। ठीक है ना, कनेक्टिंग वायर इसको बोलते हैं। तो संयोजक तार जो है ये श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम में आती है विभिन्न उपकरणों को। ओके, तो ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो भ्रूणपोषीय बीज आपका नहीं है, कौन सा बताना है? मक्का, एरंड, चावल, ये सब तो भ्रूणपोषीय बीज हैं। लेकिन आपका जो चना होता है ये भ्रूणपोषीय बीज नहीं होता है। ठीक है ना, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, मटर हो गया और सेम हो गया, ये सब क्या होते हैं? भ्रूणपोषी बीज नहीं होते हैं। बाकी आपका मक्का, एरंड, चावल, ये सभी क्या है? आपके भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है ना, तो अन्य भ्रूणपोषी बीजों के नाम आप देख लीजिए। सेम, मटर, चना, ये सभी क्या है? भ्रूणपोषी बीज नहीं है। ये यहाँ पे बीज नहीं है पूछा है, यहाँ पे भी नहीं लिखना था। ठीक है ना, तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसका मात्रक किस में होता है? किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है ना, एक ग्राम में कितने किलो जूल की ऊर्जा हो रही है, ये आपका आपका कैलोरीफिक वैल्यू कही जाएगी। तो जो एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है 30। ठीक, तो 30 होती है एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, ये आप याद रखना। और जो ये कैलोरीफिक वैल्यू है ये क्या है? ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा। ठीक है ना, ईंधन द्वारा ऊष्मा की मात्रा, कितनी ऊष्मा जो है ईंधन से उत्पादित हो रही है, वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है।
एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 किलो जूल प्रति ग्राम होती है। ओके, तो ये हमारे जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।